प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपने ए ली तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये आप किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ रहे हो? मतलब अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज को ले लेंगे और इसका आप सी ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, मतलब वो ए ट्रांसपोज प्लस ए आ जाएगा तो सी आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। समझ रहे हो? ऐसे अगर आप डी मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसका मतलब माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा, मतलब माइनस डी आएगा। तो ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई, ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। तो किसी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 1 2 1 1 1 0 और इसको आपने लिखा राइट दी सम ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब बोलिए, इसका सिंपल मतलब हुआ कि हमने ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिखना है। अब ये मैट्रिक्स हमने कहा सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स हमने कहा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जो आपकी सी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी बोलो? ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसमें बाई 2 कर देंगे, और जो डी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? ए माइनस ए ट्रांसपोज और उसमें बाई 2 कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अब ए और ए ट्रांसपोज तो आप लिख ही लोगे। ए मैट्रिक्स हो गई 2 3 1 1 2 1 1 1 0, और जैसे आप ए ट्रांसपोज लिखोगे रो और कॉलम आपस में क्या कर दोगे? इंटरचेंज, 2 1 1 3 2 1 1 1 0। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ? यस सर। अब सीधा सी मैट्रिक्स लिख दो, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 4 4 2 4 4 2, देख लो आराम से, और 2 2 0 बाई 2 कर देना। बोलिए, डी मैट्रिक्स लिखेंगे तो ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर देंगे, तो 0 2 0 माइनस 2 0 0 0 0 0। देखिए मेरी बात समझ आ रही? तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई? सिमेट्रिक हो गई कि नहीं बोलो? दिख रहा है कि नहीं? ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई और ये मैट्रिक्स क्या हो गई? इसकी सिमेट्रिक। बोलिए भाई, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सिमेट्रिक वाला पोर्शन हो गया, ये इसकी सिमेट्रिक वाला पोर्शन हो गया। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक लिखना है तो ये आप ऐसे ले सकते हैं। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मतलब ऐसा सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक लिखने को आएगा ऐसा नहीं है, आपसे ऐसा कह सकता है कि ए मैट्रिक्स को सम ऑफ टू मैट्रिक्स लिखा गया है, एक सिमेट्रिक है और एक इसकी सिमेट्रिक है। तो अब अगर आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी लेनी है और इसके आगे कोई कैलकुलेशन करना है, समझ रहे हो कि नहीं, तो क्या काम करना होगा वो बात मैंने आपको बताई है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? गुड। अब हम इसके आगे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए की। इसके आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं एडजॉइंट को। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपने एक मैट्रिक्स ए लिखी ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, फिर आपने सी आई जे लिया, सी आई जे का मतलब हो गया को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, सही है। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए जो बोला वो हमने बोला कि को फैक्टर मैट्रिक्स लिखी एन क्रॉस एन की, सारे सी एलिमेंट लेके, और उसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज। तो को फैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स आती है उसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, को फैक्टर तो आप किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं ना, दैट इज -1 की पावर आई प्लस जे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम आई जे। याद आया कि नहीं? जहाँ पे एम आई जे क्या होती है? माइनर मैट्रिक्स किसके लिए? फॉर एलिमेंट क्या? ए आई जे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए। तो को फैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसी नई मैट्रिक्स को आप क्या नाम देते हैं बताइए? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। बस ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल वाइज अगर मैं लूं, आपने एक मैट्रिक्स लिखी 2 3 1 5, सही है ना?
ये आपने एक मैट्रिक्स लिखी। तो अब सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लेंगे, जैसे C11 लोगे तो वो 5 आएगा, C12 लोगे तो वो -1 आएगा, C21 लोगे तो वो कितना आ जाएगा 2 + 1 माइनस, और शायद वो -3 आता है, देखो जरा, और C22 लोगे तो वो शायद 2 आ जाता है। देखो क्या कोफैक्टर सही लिखा है। तो अगर हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए बोले तो वो क्या बोलेंगे, बोलो 5 -1 -3 2, और इसी का हम क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। तो इसका मतलब एडजॉइंट कितना आ जाएगा 5 -3 -1 और 2। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। दिख रहा है कि नहीं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई, और उस मैट्रिक्स का हमने क्या ले लिया ट्रांसपोज। कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए जल्दी से, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो ये बात समझ में आ रही है सबको। अगर हम 2 × 2 मैट्रिक्स ABCD ले लें तो उसका एडजॉइंट क्या होगा, ए और डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और बी और सी में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ए और डी आपस में इंटरचेंज हो गए और बी और डी में माइनस मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने का शॉर्टकट है ना। 2 × 2 मैट्रिक्स अगर आपको एडजॉइंट लिखना है तो ऐसे कोफैक्टर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ए और डी को क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करेंगे और बाकी एलिमेंट में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। इन जनरल एडजॉइंट लिखने का तरीका समझ में आ गया। सीधा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आप एडजॉइंट लिख लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। 2 × 2 के लिए एडजॉइंट लिखने का तरीका ये हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। कि अगर हमने ये कहा कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालोगे तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी, सही है ना। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने एक डायगोनल मैट्रिक्स ली 2 0 0 0 2 0 0 0 3, सही है। अब हम इसका एडजॉइंट आपसे लिखना चाह रहे हैं, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर कितना आएगा 6, बाकी ये 0 0 ही आएंगे। इसका कोफैक्टर क्या आएगा 0, इसका कोफैक्टर भी 6 0 0 0, इसका कोफैक्टर 4 आएगा। जैसे आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही वाली मैट्रिक्स फिर से आ जाएगी 6 0 0 0 6 0 0 0 4। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट पहला एलिमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट दूसरा एलिमेंट, और इन दोनों का प्रोडक्ट तीसरा एलिमेंट, यही तो बन रहा है। तो अगर वो डायगोनल एलिमेंट D1 D2 D3 है तो पहले में D1 को छोड़ के बाकी का प्रोडक्ट, दूसरा डायगोनल का दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो D2 को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट, तीसरा एलिमेंट D3 को छोड़ के, ऐसे ही जो Dn में आएगा वो Dn को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट, सही है ना। तो अगर एडजॉइंट ऑफ In निकालोगे तो सब सारे एलिमेंट 1 1 1 है, सबका प्रोडक्ट 1 ही रहेगा तो In आ जाएगा। O का एडजॉइंट O ही आ जाएगा। अच्छा, अगर A सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, ऑब्वियसली। अगर A सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर A डायगोनल है तो उसका एडजॉइंट भी डायगोनल होगा। अगर A ट्रायंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर होगा। अगर A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 है तो एडजॉइंट ऑफ A का भी डिटरमिनेंट क्या होगा 0, क्योंकि अभी हम एडजॉइंट ऑफ A को डिटरमिनेंट A से रिलेट करेंगे तो वहां से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट नल मैट्रिक्स। A सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ A भी सिमेट्रिक होगा। A डायगोनल है तो एडजॉइंट ऑफ A भी डायगोनल होगा। A ट्रायंगुलर है एडजॉइंट ऑफ A भी ट्रायंगुलर होगा। A सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ A भी सिंगुलर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। देन एडजॉइंट ऑफ A इज ऑल्सो सिंगुलर। ये बात क्लियर हो रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अच्छा, इसके बाद आओ, अगर मैंने कहा कि A मैट्रिक्स है एक, सही है ना, आपने उसका क्या लिया, A को आपने A और B दो मैट्रिक्स हैं और आपने उसका एडजॉइंट ले लिया, या ऐसे नहीं, इसको अलग से लिख देता हूँ मैं कि A and B are two square matrix. A and B are two square matrix of same order n क्रॉस n। तो अगर हमने लिया एडजॉइंट ऑफ ए बी तो वो हो जाता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज का लें तो वो आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, अगर हम एडजॉइंट ऑफ के ए लें, मतलब किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करें और फिर उसका एडजॉइंट लें, तो वो के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें को फैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो n-1 क्रॉस n-1 ऑर्डर की आएगी, तो हर बार एलिमेंट से आप k की पावर n-1 कॉमन कर लेंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 3 रिजल्ट एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एडजॉइंट रिवर्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ए ट्रांसपोज का आप एडजॉइंट ले रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आप के ए का के कोई भी आप क्या ले रहे हैं, के कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और फिर उसका एडजॉइंट ले रहे हैं तो के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहीं पे आपसे कहूँ कि ए को आपने m टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट ले लिया तो ऑब्वियसली उसका एडजॉइंट भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, m टाइम्स। m कोई भी एक नेचुरल नंबर है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? वही सेम वाली वही प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी? ये जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है यही वाली हो गई कि नहीं? ए को ए और बी मल्टीप्लाई करें रिवर्स ऑर्डर में। अब ए की पावर m का मतलब ए को m टाइम्स मल्टीप्लाई, तो उसका एडजॉइंट भी m टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी पावर m हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हुई? तो अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो क्या काम करेंगे? ये बात समझ में आ रही है? इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इनवर्स में बहुत ज्यादा यूज होती है वो ये है कि अगर हम ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सही है, ए को अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें, प्री या पोस्ट, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और उसको ए से मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट ए इनटू सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मेरी बात समझे? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए को अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए के साथ प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ए को अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए के साथ प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये हमेशा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। ए को अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है। अब ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में? तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपने अभी मुझसे कहा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट a इंटू आई आया। अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट a इंटू आई है। अच्छा, के आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट a की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट आई। डिटर्मिनेंट आई तो 1 हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट a की पावर n बन गया कि नहीं? बताओ, बोलो। अच्छा, ये आ गया डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 आ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर आपको a एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। ये कई जगह यूज हो जाता है। मेरी बात क्लियर हुई? इफ a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, n क्रॉस n, और आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, तो आपको उसमें एडजॉइंट a निकालने की जरूरत नहीं है। आप a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी पावर n-1 कर देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सही है ना? अब इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फिर से एडजॉइंट ले लो, मतलब एडजॉइंट a का फिर से एडजॉइंट ले लो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो वो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट a होगा और उसकी पावर n-1 और उसकी पावर n-1, तो क्या ये डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का स्क्वायर आ जाएगा? बोलिए। तो यहीं पे अगर हम आपसे बोलें सेम एज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ लगातार ले लो कितने टाइम्स? k टाइम्स, है ना? एडजॉइंट ऑफ a मतलब k टाइम्स लगातार उसका एडजॉइंट लेते जाओ फिर डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या वो डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 की पावर k आ जाएगा? अरे हाँ या ना? वेयर a इज n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, एकदम सीधा रिजल्ट होता है ये, और ये डिटर्मिनेंट निकालते वक्त आप डायरेक्ट यूज करते हैं। क्या ये सेम एज वाली बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, सेम एज वाली बात ये सबको समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट, बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला रिजल्ट यूज हो रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए की पावर का डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। कितनी बार भी आपने एडजॉइंट लगा दिया तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 हो जाता है।
मेरी बात समझ आ रही? जहां पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो आप कितनी बार भी उसका एडजॉइंट लेते चले जाएंगे तो वो सिंप्लीफाई करके आप सेम ऑर्डर लगा देंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएगा मुझे। बाकी आंसर तो उसी के टर्म में लिखने। डिटर्मिनेंट ए आपने सॉल्व करके 17 निकाल लिया। पहला आंसर बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए n कितना है? 3 क्रॉस 3 था तो 2 हो गया, यानी 17 स्क्वायर। सेकेंड आंसर बताओ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 3 बार एडजॉइंट लिया गया है, बोलिए हाँ या ना। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 की पावर 3, तो वो 17 की पावर कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं, बोलिए। अच्छा थर्ड वाला देखो, थर्ड में हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ 2a को अगर आप लिखोगे तो 2 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट आएगा ये। अच्छा डिटर्मिनेंट से जब 2 स्क्वायर बाहर करते हैं तो 2 स्क्वायर का क्यूब बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। अब ये बन जाएगा 2 की पावर 6 और डिटर्मिनेंट a की पावर 2 आ जाएगा, तो ये 2 की पावर 6 17 स्क्वायर आंसर आएगा। देखो ये समझे मैंने क्या किया? ये एडजॉइंट ऑफ के ए, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, कौन सी? एडजॉइंट ऑफ के ए वाली, कहाँ गई? एडजॉइंट ऑफ के ए, तो के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ 2a को मैंने पहले क्या लिखा? 2 की पावर 3 माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा फिर आपने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होता है? के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया? 4 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लगाया, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। क्या है मेरी पूरी बात सबको समझ में आई? बोलिए। देखिए क्या करना था, सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये मैट्रिक्स जो है हमारी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। दिखा किसी नहीं सबको? और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा। तो सोचो एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट बी क्या होगा? 0। ये तो पता है ना। तो इसका मतलब जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट, ये 10 की पावर 6 होता है। अब ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 10 की पावर 6 हो गया। अच्छा ए जो है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया, ये 10 की पावर 6 हो गया। क्या हम यहाँ तक पहुंच गए? यानी अब हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। मेरी बात बुझिए। अब बताओ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए? वो तो आप आराम से सॉल्व करके निकाल लोगे ना। तो 2k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4k। देखते जाना, माइनस 2 रूट के, इसके बाद माइनस 2 रूट के और माइनस 4k की पावर 3/2 और फिर प्लस का 2 रूट के और इसके बाद 4k की पावर 3/2 और प्लस का 2 रूट के। देखिए जरा सिंप्लीफाई करिए, क्या आ रहा है बताइए मुझे। देखिए ये आता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और ये 2k प्लस 1 का क्यूब लिखा है। 2k का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1। देखो यही लिखा है। अरे हाँ या ना? हाँ लिखा सर। है। बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। डिटर्मिनेंट ए की जगह लिख दो, तो 2k प्लस 1 का क्यूब और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 6, यानी 2k प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 2k इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू 9/2, देन बॉक्स ऑफ k इज इक्वल टू 4। ये आपसे आंसर पूछा। तो इनवर्स के लिए तो ये याद रखो कि A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, एंड A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर ऐसा है कि कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, समझ रहे हो, और इनवर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है और कैसा है? इनवर्टिबल है, देन inverse of matrix exist, then inverse of matrix A exist, otherwise कभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नॉन सिंगुलर का मतलब हुआ कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो आप उसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते।
समझ गए? अब आपके दिमाग में होगा व्हाट इज इन्वर्टिबल, है कि नहीं? इन्वर्टिबल वर्ड का मतलब ये होता है, इन्वर्टिबल वर्ड का मतलब ये होता है कि देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी फॉर विच ए का बी से प्री और बी का ए से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन आई होता है, तब हम कहते हैं कि ए का इनवर्स बी होता है या बी का इनवर्स ए होता है। समझ में आया कि नहीं? ये इन्वर्टिबल का मतलब होता है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ए के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स बी जरूर होगी जहां पर ए और बी का पी और प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई आई के बराबर हो। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का इनवर्स बी मैट्रिक्स होती है और बी का इनवर्स ए मैट्रिक्स होती है। ऑब्वियसली अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाएगा। उसी रिजल्ट को यूज करते हुए ये आपने कॉन्सेप्ट बनाया है। तो अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है यानी नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल होगी तो ए मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स बी जरूर एग्जिस्ट करेगी जो उसका इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि ए इंटू बी इंटू ए हमेशा क्या बन जाएगा? आई। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। अच्छा अब याद करो, फॉर नॉन सिंगुलर, ऐसा फॉर नहीं, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, समझ लो, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। आपने पढ़ा है ना कि ए को अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ प्री या एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, याद आया कि नहीं? तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर आ जाता है। अच्छा अब अगर हम ये कहें कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सही है ना? तो इसका मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए, देखना जरा ध्यान से, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, ये आई हो जाता है। अब ए इंटू बी इंटू ए इंटू आई, इसका मतलब ए इनवर्स हमेशा किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए, ये ध्यान रखिएगा। यानी किसी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको उसका इनवर्स मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ऑब्वियसली इसीलिए मैं कह रहा था ना, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए नॉन सिंगुलर, तभी आप ए इनवर्स क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये ए इनवर्स निकालने का टेक्निक हो गया कि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसको इनवर्स से डिवाइड करेंगे, आंसर लिख देंगे। जैसे अगर मैं इस पे सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखूं कि एक मैट्रिक्स ए मैं आपको दे दूं 2 3 1 4 और मैं आपसे पूछूं फाइंड ए इनवर्स, तो याद है आपने इसका एडजॉइंट शॉर्टकट में निकालना सीखा है। डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करते हैं और बाकी एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है। अच्छा डिटर्मिनेंट ए आप निकाल ही लेंगे, 8 माइनस 3 तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए में उसी के डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज 1/5 4 माइनस 3 1 माइनस 1 एंड 2। तो अगर आप एलिमेंट वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5 एंड 2/5, ये आपको इनवर्स मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बताइए, बोलिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। अगर ए मैट्रिक्स आपकी डायगोनल है, सही है, तो उसका जो इनवर्स होता है वो ये होता है। अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स सारे जो भी डायगोनल एलिमेंट आप ले रहे हैं उन सारे डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल आ जाएगा। अच्छा ये क्यों होता है? मान लो आपने कहा हमने ए मैट्रिक्स ले ली, A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, सही है ना? तो अगर हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, याद है आपने दो प्रोडक्ट करके लिखेंगे, तो A2 A3 0 0 0 A1 A3 0 0 0 A1 सॉरी A2, और इसका अगर आप डिटरमिनेंट लिखेंगे तो सारे डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा A1 A2 A3। तो जब आप ए इनवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ए करेंगे तो वही आ जाएगा कि नहीं? 1/A1 0 0 1/A2 0 0 और 0 0 1/A3। ये आपने लिखा था कि नहीं? बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट है? तो अगर ए डायगोनल है तो ए इनवर्स भी डायगोनल होगा, ए सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक एडजॉइंट, ए डायगोनल है और उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ए इनवर्स भी डायगोनल होगा। ए अगर स्केलर मैट्रिक्स है
तो ए इनवर्स भी स्केलर मैट्रिक्स होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ए इनवर्स भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अगर सेम जैसे एडजॉइंट सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, डायगोनल है तो डायगोनल होगा, स्केलर है तो स्केलर होगा, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर होगा। सेम ए अगर सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक, ए अगर डायगोनल है तो ए इनवर्स भी डायगोनल, ए अगर स्केलर है तो ए इनवर्स भी स्केलर, ए अगर ट्रायंगुलर है तो ए इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद और प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एक मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालो, तो 1 डिटर्मिनेंट ए होता है। मतलब अगर हमें ए मैट्रिक्स पता है और हमें ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके लिए हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है ना ए और ए इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आई होता है। बोलिए, ए Yes, और ए sir. इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आई आएगा। दोनों साइड अगर आप डिटर्मिनेंट ले लो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई आएगा, और आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, याद आया? और ये 1 आ गया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना बन गया? बोलो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मॉड ए नहीं होता है, डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है ना? बोलिए भाई। अच्छा, इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो उसके लिए हमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, ए में उसी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। मैट्रिक्स ए में उसी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकल आता है। क्यों? अभी आपने पढ़ा ना कि ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बाई डिटर्मिनेंट ए। याद आ रहा है कि नहीं? इज इक्वल टू आई होता है। अरे ये वाला रिजल्ट जो आपने पढ़ा था ऊपर, ये वाला, इसमें हमने बस डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया है। याद आया कि नहीं? बोलो। अब ये ऐसा हो गया कैसा कि भाई ये मैट्रिक्स हो गई ए, ये मैट्रिक्स हो गई बी, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। तो अब बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स यहाँ से कितना लिख सकते हो? बोलो, ए बाई डिटर्मिनेंट। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। अच्छा, आप थर्ड पे आओ। ये एग्जांपल जो आपने दिखाया वो बार फिर से दिखा दीजिए। कौन सा बेटा? डायगोनल, ये वाला? हाँ सर। बोलो, ऐसे छोटी छोटी प्रॉपर्टी जिससे आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। अब अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, मान लीजिए हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका हम फिर से एडजॉइंट ले लें, मतलब ए का फिर से एडजॉइंट ले लें। हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, जहां पर ए जो है वो क्या है? ए इज n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स। ये ऐसा होता है कि अगर हम एडजॉइंट ए की बात करें तो ये रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, हमने क्यों सोचा? मान लेते हैं हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और वो मैट्रिक्स बी आ गया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स निकालना है, और आपने पढ़ा ना एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो तो ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए होता है। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो एडजॉइंट ऑफ बी को हम बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट बी बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना? बोलो। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को बी की जगह रख देते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स अभी आपने पढ़ा ए बाई डिटर्मिनेंट ए होता है, और ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। तो क्या ये a इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 आ गया? पूरी कहानी समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है मैट्रिक्स, तो वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। बोलिए भाई, क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, जहां पर ए क्या हो गया? n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। गुड।
अब इसके बाद अगर आपने कहा कि ए इनवर्स है और फिर से उसका इनवर्स ले लो तो घूम के वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, वही मैट्रिक्स हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? गुड। मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लो फिर से इनवर्स ले लो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा, ए बी का अगर इनवर्स लो तो वो रिजल्ट होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जहां पे क्या है, ए एंड बी आर सेम ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर आपने ए बी का इनवर्स लिया तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहीं पे अगर हम ए को m टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फिर इसका इनवर्स लें तो ऑब्वियसली ए मैट्रिक्स के इनवर्स को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग सेम रिजल्ट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? जहाँ पे m क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स को हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया, बोलिए। अच्छा, इसके बाद अगर आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लें तो ऑब्वियसली वो ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर आ जाएगा। ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताइए, बोलिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइएगा। यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? बोलिए। तो अब जहां पे आपको जो रिजल्ट यूज होगा वो आप कर देंगे। ए इनवर्स का इनवर्स ले लेंगे फिर से ये आ जाएगा, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। मेरी बात समझ आ रही है? और ए को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसका इनवर्स लेंगे तो ए का इनवर्स m टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इनवर्स का ट्रांसपोज लें या ए ट्रांसपोज का इनवर्स लें तो वो आ जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, कौन सा, ये वाला। अगर आपको ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें ए और बी का मल्टीप्लीकेशन आई है, मतलब जैसे हमको कहीं भी कोई भी रिजल्ट अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि अगर ए और बी का, बी और ए का प्री और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन आई के बराबर आ रहा है तो तुरंत हम ए इनवर्स को क्या लिख देंगे, बी। ये ध्यान रखिएगा, तुरंत हम ए इनवर्स को क्या लिख देंगे, बी। फॉर टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, अगर कभी भी ऐसा रिलेशन आ गया तो आप हमेशा इसको क्या लिख देंगे, आई के बराबर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज एकदम सेट होनी चाहिए और ये आपको एकदम लिखना आना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलो, कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। अब आते हैं जरा इस पर, इनवर्स पर। इतनी देर क्लियर? हमने क्या पढ़ा, अगर के कोई भी रियल नंबर है हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका इनवर्स लें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, के कोई भी रियल नंबर ले लो और फिर उसका इनवर्स ले लो तो 1/k इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, हाँ या ना? फॉर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट है, तो के इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ के बाय डिटरमिनेंट के। ये हो जाता है के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाता है के की पावर n इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बन गया ए इनवर्स और ये बन गया के, तो 1/k इंटू ए इनवर्स आ जाता है। तो के का अगर आप इनवर्स ले रहे हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करें और फिर उसका इनवर्स ले रहे हैं तो रिजल्ट 1/k इंटू ए इनवर्स आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक तरीका है तो ये चलेगा कि हम इस मैट्रिक्स को मान लें क्या, ए बी सी डी, और इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दें, ए बी सी डी में 4 इक्वेशन बनाए, सिंप्लीफाई कर दें, आंसर आ जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ये तरीका तो सबके दिमाग में चला होगा कि इस मैट्रिक्स को हम ए बी सी डी मान लें और ये वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दें। दूसरा तरीका, जो तरीका हमें नहीं, ये तरीका हमें नहीं लगाना, इसमें क्या हो, कैलकुलेशन बढ़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, इस मैट्रिक्स को हम सी कह दें, इस मैट्रिक्स को हम डी कह दें, सही है ना? तो C इंटू ए इक्वल टू डी दिया हुआ है, अगर हम दोनों साइड C इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें प्री, तो C इंटू सी इनवर्स आई हो गया और आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये ए मैट्रिक्स C इनवर्स इंटू डी के बराबर आ गया? बोलो। अब C मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के D से मल्टीप्लाई कर दो, ए आ जाएगा। अब C मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है, बोलो, तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट C निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट C हमारे लिए कितना हो जाएगा बताओ, -2 + 12 = 10। इसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ C निकालना पड़ेगा, तो 2 क्रॉस 2 है,
डायगोनल एलिमेंट हम इंटरचेंज करेंगे और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए, इसके बाद हमें सी इनवर्स मिल जाएगा कितना, 1/10 -2 4 -3 1। इसके बाद हम ए मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, सी इनवर्स में डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/10 -2 4 -3 1, और इसमें डी मल्टीप्लाई कर दो तो -6 -16 -6 7 और 2। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगा, 1/10 32 24 -60 नहीं +60 20 55 एंड 20। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स आंसर में क्या आ जाएगा, 6 2 11/2 एंड 2। देखिए भाई, क्या ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया, क्या हुआ क्यों हुआ, बोलो बोलिए। यहाँ पे ABCD मान के 4 इक्वेशंस करेंगे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि हमने दूसरा दिमाग क्या लगाया है, इस मैट्रिक्स को C माना, इस मैट्रिक्स को D माना। बोलिए, तो CA इक्वल टू क्या हो गया, D। अब अगर C इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, यानी जो A मैट्रिक्स है वो C के इनवर्स इंटू D के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब C मैट्रिक्स का इनवर्स तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं, उसी को D से मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर लिख देंगे। समझ में आया? तो पूरे क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ले गए, पूरे क्वेश्चन को हम कहाँ ले गए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, और उसी को सिंप्लीफाई करके हमने अपना आंसर लिख दिया। देख लीजिए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताइए। अरे हाँ या ना, बोलिए भाई, किसी को कोई 55 ही कंफ्यूजन या आएगा। डाउट? हाँ यार, आज तो वही रहा है मेरे हिसाब से, देखो नहीं आ रहा है क्या, माइनस देखिए वही, वो नहीं आ रहा है क्या, 48 और 7 आ तो रहा है 55 यार, 48 + 7 55 आ तो रहा, नहीं आ रहा है। मान लेते हैं कि भाई ये वाली मैट्रिक्स हमारे लिए क्या है, ये 3 मैट्रिक्स है, तो हम इसको कह देते हैं P, इसको कह देते हैं Q, इसको कह देते हैं R। तो PAQ इक्वल टू R दिया था, तो पहले P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो और फिर Q इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो P इनवर्स R इंटू Q इनवर्स आ गया, ये आई, तो A की वैल्यू क्या आ गया, P इनवर्स R इंटू Q। याद रखिएगा, ये प्री और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, समझ में आया? इधर अगर आपने P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्री मल्टीप्लाई होगा, यहाँ Q इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है तो Q इनवर्स। आप समझ में आया कि नहीं, बोलो अरे हाँ या ना। अब हमें P का इनवर्स चाहिए और Q का इनवर्स चाहिए, दोनों का इनवर्स रख के सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। बोलिए भाई, तो अब इनवर्स निकाल लीजिए, व्हाट इज P इनवर्स एंड व्हाट इज Q इनवर्स, और सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए। P का इनवर्स निकाला, बोलो सबसे पहले डिटर्मिनेंट P निकालो तो शायद 1 आता है ना, यस सर। फिर एडजॉइंट ऑफ P निकालोगे तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज और माइनस से मल्टीप्लाई, तो P का इनवर्स तो सीधा आ जाता है 2 -1 -3 2, यही आया होगा देखो। अच्छा, इसके बाद R का डिटर्मिनेंट, सॉरी Q का डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आ रहा है 19 देखो। फिर एडजॉइंट ऑफ Q निकालो, देखो कितना आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, नहीं डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज ना, बोलो भाई। यस सर। क्यों का नहीं, ये डिडक्शन माइनस 19, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज और इसको माइनस से मल्टीप्लाई। तो अब जरा Q इनवर्स देखो कितना आ रहा है, 1/19 3 2 5 -3, ये आ रहा है शायद। और अब मैट्रिक्स A देखो कितना आ रहा है, 1/19 बाहर कर लो, P का इनवर्स 2 -1 -3 2 इंटू R 2 4 3 -1 इंटू 3 2 5 -3, बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, देखो तो शायद ये 1/19 इंटू आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आता है 48 -25 -70 एंड 42। देखिएगा आंसर मैच करो जरा जल्दी से। यस ये देखिए ये आंसर आ रहा होगा। आप Yes, किसी sir. को मल्टीप्लाई करो, अच्छा मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ABCR 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, आप ABC करते हैं तो चाहे AB को C से मल्टीप्लाई करो, चाहे A को BC से मल्टीप्लाई करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता।
तो आप कैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, हर बार यही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अब वो ऑब्वियसली ए को ABCD मान के सॉल्व करने से ज्यादा आसान ये मेथड बैठेगा कि नहीं, बस ये बताओ मुद्दे की बात। भाई देखिए सिंपल सी बात क्या थी कि जो बी मैट्रिक्स है वो -A इनवर्स इंटू BA के बराबर है, हाँ या ना। तो अगर हम इसमें A से प्री मल्टीप्लाई कर लें तो -A इनवर्स BA हो जाएगा। इसका मतलब AB जो है वो किसके बराबर आ गया, -BA के। ये दिखा। अब आपको याद होगा आपने A प्लस बी का स्क्वायर तो ओपन किया था ना, A प्लस बी इंटू A प्लस बी। बाइनोमियली तो तब ओपन करते हैं ना AB BA के बराबर होता है, ऐसा तो है नहीं। तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर आएगा, और ये O दिया ही हुआ है, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं। ये आंसर। ये बात दिखी कि नहीं सबको, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 3 निकाल लेते हैं, है नहीं। अब मैंने कहा कि अ मैट्रिक्स P satisfy the fx, then satisfy the fx। तो इसका मतलब f ऑफ p की जो वैल्यू होगी वो o के बराबर होगी। o एक नल मैट्रिक्स हुआ। अच्छा f ऑफ p का मतलब क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1 नहीं लिखेंगे, i, ये o के बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर किसी फंक्शन को, कोई फंक्शनल रिलेशन को कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है तो उसको ऐसे डील किया जाता है, p स्क्वायर, समझ रहे हो, 3p और i। अच्छा p जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये अंडरस्टूड है। मतलब ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड रिजल्ट है, वेयर p इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर किसी इक्वेशन को कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है तो इस कांस्टेंट को i लिखते हैं पहली चीज, और इसको o लिखते हैं। ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो बोलिए। ये मेरी बात समझ पा रहे। अच्छा अब ये मैंने आपको बताया कि उसका लॉजिक है। मान लो ऐसा कोई रिलेशन है, मान लो ऐसा कोई रिलेशन, और आपसे कहा गया, जैसे ये समझ में आया ये क्या किया मैंने और क्यों किया, बोलो। ये समझ में आया मैंने क्या किया और क्यों किया, बताओ भाई, बोलिए। क्या ये बात सबको समझ में आई। किसी भी करोगे बोलो, सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब f ऑफ a जो होगा वो o के बराबर होगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b a प्लस 1 की जगह क्या लिखोगे, i। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2i लिख देते। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब a स्क्वायर का मतलब 1302 का स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर का मतलब सॉरी b इंटू a का मतलब 1302 लिख देंगे। मेरी बात समझो। और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और ये पूरी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स के बराबर होगा कि नहीं, देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो। अब जैसे आप a का स्क्वायर करेंगे तो a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1904 आ जाएगा। यहाँ से ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, b 3b 0 एंड 2b, और यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा 1001, और ये किसके बराबर होगा बताओ, 0000। यहाँ से सारी एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बनेगी 9a प्लस 3b इक्वल टू 0, हाँ या ना। एक इक्वेशन बनेगी क्या 4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लो आराम से। तीनों में से अगर तीनों इक्वेशन से यूनिक a और b आएगा तभी तो आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो पहली दो इक्वेशन सॉल्व करके a और b निकाल लो, तो a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू शायद -3/2 आती है, चेक करियो। 9/2 -9/2 एंड ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक करो। 2 -3 + 1, हाँ। तो यानी यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मेरी बात दिख रही है कि नहीं बताओ। तो सिंपल हमने इस ए और बी निकालने के लिए क्या किया, इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कराया और सीधा आंसर लिख दिया। देखिए भाई कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर अगर ये तीसरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब तो हाँ, तो कह देते नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करता तो हम कह देते नो पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी। जैसे आपके सामने मैं लिख के दे दूं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स satisfying a cube minus 2a square plus 3a minus 5i इक्वल टू ओ, ये है कहीं रिजल्ट। तो अब ध्यान से देखना, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 5i होगा। अच्छा, अगर हम a कॉमन करें तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i, क्योंकि a इंटू आई a होता है, इज इक्वल टू 5i होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i बाई 5 इक्वल टू आई होगा। अब a इंटू बी इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो a इनवर्स को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i बाई 5। अरे हाँ या ना, बोलो। ये बात समझ में आ रही कि मैंने क्या लिखा? बोलिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स किसी फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करती है तो उससे हम ए इनवर्स का रिलेशन लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। बोलिए। अगर कोई मैट्रिक्स किसी फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करती है तो उससे हम ए इनवर्स का रिलेशन लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि ए इनवर्स के रिलेशन से हम ये भी रिलेशन लिख सकते हैं। ये बात दिख रही है कि नहीं? मैंने बोलो। अरे हाँ या ना, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। ध्यान रखना, अगर ऐसा फंक्शनल रिलेशन आपको पता है तो उसकी हेल्प से आप ये रिलेशन हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक थ्योरम होती है, अब उस थ्योरम के नाम, उसे हम कैले हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। तो आपको थ्योरम के नाम पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बस उस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट लिख के दिखाया है ना, कि अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए जो मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसकी हेल्प से आप ए इनवर्स का ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं, ए इनवर्स को ए की लोअर पावर से रिलेट करके। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो अब थ्योरम क्या कहती है वो ये लिख लो, एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfy the equation f of lambda equal to determinant of a minus lambda i equal to o। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब a माइनस लैम्डा आई आप एक मैट्रिक्स बनाओगे, उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, उसको 0 के बराबर करोगे, उससे एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को हमेशा आपकी मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगी। समझ में आया कि नहीं? कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लो, वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक मतलब ये जो रिजल्ट आप लिख रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिजल्ट निकलता है। आप उस कैले हैमिल्टन थ्योरम और इस पे मत जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि ऐसा होता है कि इस इक्वेशन को ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। उसके हिसाब से जब क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस कॉन्सेप्ट में हम उसकी बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया कि इफ a equal to 1 3 2 4 and a inverse is equals to 1 by 2 lambda a plus mu i। अब आपसे पूछा गया फाइंड लैम्डा एंड म्यू। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं? ए मैट्रिक्स था, ए इनवर्स आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया फाइंड आउट लैम्डा एंड म्यू। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। बोलिए भाई, क्वेश्चन दिखा सबको कि नहीं? तो अब एक तरीका आपके दिमाग में क्या आएगा बताओ? मेथड 1 कि आप सीधा ए इनवर्स निकाल लो। अच्छा, इसमें चूंकि ए इनवर्स निकालना आसान है आपका, तो 8 माइनस 6 ये 2 आएगा। और अगर हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करेंगे, बाकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ए इनवर्स हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि नहीं बताओ? 1/2 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1, हाँ या ना? तो ए इनवर्स आ गया। अच्छा, अब अगर हम लैम्डा ए प्लस म्यू आई और बाई 2 निकालें तो 1/2 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और म्यू 0 0 म्यू। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं?
तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बताओ? लैम्डा प्लस म्यू, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा और 4 लैम्डा प्लस म्यू बाई 2। दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो। बोलिए भाई, जैसे ही ए इनवर्स को आप 1/2 लैम्डा ए प्लस म्यू आई के बराबर करोगे तो वहां से इक्वेशन क्या आएगी कि लैम्डा प्लस म्यू 4 आएगा, 3 लैम्डा माइनस 3 आएगा और 2 लैम्डा माइनस 2 आएगा और 4 लैम्डा प्लस म्यू 1 आएगा। जैसे ही दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। लैम्डा कितना आ रहा है अगर किसी को दिख रहा हो तो? 1 आ रहा है क्या या -1? देखिए लैम्डा कितना आ रहा है? -1 सर। लैम्डा -1 आ रहा है। चेक करो कैलकुलेशन ठीक क्या? हाँ, लैम्डा की वैल्यू आ रही है -1 और म्यू कितना आ रहा है जरा चेक करो। म्यू कितना आ रहा है? 5। यस सर। लैम्डा -1 आ रहा है और म्यू 5 आ जा रहा है। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आपको? सर आया। कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नो सर। क्लियर हुआ? चलिए जरा अब एक क्वेश्चन इस पर बेस देखते हैं हम लोग, जो पूछा गया एक्चुअली बहुत अच्छे। जैसे ये देखो 3x3 पर बेस ये क्वेश्चन था, समझ रहे हो? सी और डी की वैल्यू बतानी थी। अब अगर आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, बट अगर आप इसको अगर आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे और इसको करने में बहुत टाइम लगा देंगे। देखिए बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो जरा सॉल्व करके आंसर बताओ। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस डी है। तो डी की जगह आई होगा, डी के साथ क्या होगा? आई होगा ना, यहाँ पे डी आई होगा, है कि नहीं? तो आपको सी और डी की वैल्यू बतानी है। तो क्या करोगे इसमें? वही करें हम। क्या हम इसमें ए इनवर्स निकालें क्या? बताओ, क्या ए स्क्वायर और ए निकाल के कंपेयर करेंगे ना? हम सीधा क्या करेंगे? नो कौन सर। सी थ्योरम लगाएंगे? अभी जो हमने थ्योरम सीखी सर। हम वही यूज कर लें इसमें। तो बस सबसे पहले हम क्या निकालें बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो बस ए माइनस लैम्डा आई लिखो सबसे पहले। तो ए में से लैम्डा आई माइनस कर दो, तो लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा, सॉरी ये भी 1 माइनस लैम्डा ही आएगा ना। 0 0 -2 4 माइनस लैम्डा। चेक करिए ना, अरे हाँ या ना। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट देखोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 0। देखो यही डिटर्मिनेंट आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस। बाकी तो सब 0 ही हो जाना। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस लैम्डा -4 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब। सर वो 823 वाला एलिमेंट 1 होगा सर। देखो ये इक्वेशन ये आ गई, हाँ है ना? अब इसको मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगी। इसको सर वो मैट्रिक्स 1 से क्या माइनस लैम्डा +2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगी कि नहीं? याद आया कि नहीं? मैट्रिक्स से सेटिस्फाई किसको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करा दो तो 6a स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस 11a प्लस 6i इक्वल टू ओ आ जाएगा। अब यहीं पे आप क्या लिख दो? a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a इक्वल टू 6i लिख दो। दिखा? यहाँ से आप a मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i और होल डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू i आ जाएगा। यहीं से आप a इनवर्स का रिलेशन लिख दोगे कि नहीं? क्या आता है? a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i बाई 6। अब कंपेयर कर दो। a इनवर्स का रिलेशन कितना दिया हुआ है? 1/6 क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर प्लस ca प्लस di। बोलो, तो आप सीधा सीधा आप बताओगे कि c की वैल्यू कितनी आएगी? -6, d की वैल्यू कितनी आएगी? 11।
अच्छा अब सोचो अगर आप कंपेयर करके सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा, बट ए माइट जब भी इस तरह का रिलेशन आपको दिया होगा ना तो आप हमेशा यही काम करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि कंपेयर करके अगर करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बोलो, इस टाइप की सिचुएशन में कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, बोलिए। ये बात क्लियर हुई? अरे हाँ या ना, समझ गए कि नहीं सब लोग इस टाइप की सिचुएशन को? अब वैसे तो अभी तक इस टाइप की मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बट फिर भी आप लिख लो इनको कहीं पे। जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए और ए ट्रांसपोज का अगर आप प्रोडक्ट करो प्री या पोस्ट तो वो आई के बराबर होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब ए का ए ट्रांसपोज के साथ प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, सही है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बन जाए, तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। शायद समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का जो इनवर्स होता है वो ए ट्रांसपोज होता है। मतलब अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज के, सही है। अच्छा इसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद एक मैट्रिक्स आती है दैट इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अच्छा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? आई। अगर ए स्क्वायर आई आ जाए तो ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अच्छा ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी कैसी मैट्रिक्स हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इसके बाद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद एक मैट्रिक्स आती है दैट इज कॉल्ड idempotent मैट्रिक्स। idempotent, IDEM, idempotent मैट्रिक्स एक वर्ड आता है, सही है ना। अगर कोई मैट्रिक्स idempotent है ए तो ए स्क्वायर वही मैट्रिक्स ए आ जाएगा, ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ए। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स idempotent मैट्रिक्स है तो उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कह देते हैं? idempotent मैट्रिक्स। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के रिजल्ट है। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर है, ऑर्थोगोनल, यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब ए स्क्वायर अगर आई के बराबर है, यानी कि दो मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई किया आई है, यानी ए का इनवर्स उसी मैट्रिक्स के बराबर है। यानी कोई मैट्रिक्स अगर अपनी ही मैट्रिक्स के इनवर्स के बराबर है तो ए स्क्वायर हमेशा क्या होता है? आई के बराबर, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और अगर ये हो तो इसे हम कहते हैं idempotent मैट्रिक्स। समझ में आया? अच्छा अब आइए जरा, जो आपने प्रॉपर्टी तो डिटर्मिनेंट की पढ़ी है, जैसे पहला देखो, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए स्क्वायर बी इनवर्स और 2c के इनवर्स का। तो तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट और 2c के इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अच्छा ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होगा, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी होगा। अच्छा 2c के इनवर्स के डिटर्मिनेंट को पहले हम लिखेंगे 2c इनवर्स, सही है ना भाई? 2c का इनवर्स लिखना है ना हमें, बोलो भाई। तो 2c इनवर्स को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 2c इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 2c हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अरे भाई अगर हम इसको एक नई मैट्रिक्स C ट्रीट कर लें तो C इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट C होता है ना, तो 2C इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 2C। अब डिटर्मिनेंट 2C को तो हम डील कर ही लेंगे भाई, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर अपॉन 2C में से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यहाँ से 2 क्यूब बाहर आ जाएगा, तो 2 क्यूब डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सी। अब हमें सारे डिटर्मिनेंट पता है, वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ए हमें कितना पता है? 2, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब, डिटर्मिनेंट बी कितना है? 3, और ये कितना है? 4। इसी को सॉल्व करके आंसर लिख दो, तो 1 अपॉन 2 क्यूब इंटू 3 आंसर आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये बताओ। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सी सेकंड वाले में आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इंटू 3b इंटू सी का इनवर्स। तो यहाँ भी तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई है कि नहीं? तो सबसे पहले आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, फिर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3b
फिर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट अगर लिखोगे तो 2a के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अच्छा, 3b का डिटर्मिनेंट लिखोगे तो 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट b, और इसका डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट c। हाँ या ना? अच्छा, यहाँ से डिटर्मिनेंट 2a लिखोगे तो 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a और इस पूरे का स्क्वायर 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट b इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट c। अब सारी वैल्यूज उठा के रख दो, तो 2 क्यूब का स्क्वायर तो 2 की पावर 6, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर 3 की पावर 3, डिटर्मिनेंट b अपॉन डिटर्मिनेंट c आएगा। अब सारी वैल्यूज उठा के रख दो, तो 2 की पावर 6, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डिटर्मिनेंट 3/4। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने डिटर्मिनेंट वाइज पढ़ी ना, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, फिर डिटर्मिनेंट के क्या होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो वही सारी प्रॉपर्टीज लगा के हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ।